बच्चे चलिए आते हैं अब इस चैप्टर के बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो चलिए मैं डेफिनेशन पहले पढ़ दूँ। चलिए डेफिनेशन पढ़ता हूँ। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। टू कंजिक्यूटिव, ध्यान दीजिए, कंजिक्यूटिव मतलब जस्ट उसके बगल वाला, है ना। टर्म इज कॉन्स्टेंट क्या लिखा हुआ है अभी मैं समझाऊंगा, मैं हूँ ना, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नोट भी लिखा गया, दैट कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या कहानी है, मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेना है। हाँ सर जी, टेंशन नहीं लेना है। देखिए कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कि उसके बीच का कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या होना, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब क्या कि डिफरेंस यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स। डिफरेंस क्या होता है कि ये देखिए, ये जो बात बोला मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि अगर कोई एपी में वो कोई भी सीक्वेंस एपी में तभी होगा जब वो उसके दोनों के बीच का मतलब टू कंसेक्यूटिव टर्म क्या हो गया, एक तो ये दोनों और एक ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंस मतलब कि इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब सेम नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इसमें से इसको घटाइए, 8 में से 4 गया, क्या गया 4 आया, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4 आया, 16 में से 12 गया फिर से 4 आया। ये देखिए कांस्टेंट है ना, बदल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये जो कांस्टेंट टर्म है, अगर ये तभी एपी में कहलाएगा जब अगले टर्म से दो कंसेक्यूटिव टर्म, एक टर्म ये और उसके कंसेक्यूटिव ये, इसको अगर इसका डिफरेंस निकालने पे अगर दोनों के बीच का डिफरेंस कॉमन कांस्टेंट आता है, सेम आता है, बराबर आता है, नहीं बदलता है, तब हम बोलेंगे कि ये एपी में है। क्या बोलेंगे, ये एपी में है। और यही एपी को पहचानने का भी तरीका होता है। ठीक है, अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे आराम से मैं सब कुछ बताऊंगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इतना सा बात याद रखिए कि अगर घटाने पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ध्यान ये देखिएगा, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग डी से दिखाते हैं, अभी मैं सब लिखाऊंगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो 4 आ रहा है, इसी के बारे में यहाँ पे बोला गया नोट में कि द कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब कि ये जो डिफरेंस निकला ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि 4 देखिए, जीरो से जो संख्या बड़ा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है, ये एपी में है, तो घटा के देखें, हमेशा अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाएंगे। देखिए ये क्या है, टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरीके से डॉट चलता चलाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टर्म। कौन सा टर्म, ये पहला टर्म है ना, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म। अब इस किसको क्या बोलते हैं, क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, सब कुछ मैं लिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल लेने का जरूरत नहीं है। देखिए चेक कीजिए कि क्या ये एपी में है, तो बस एपी में चेक करने का तरीका क्या है कि अगले टर्म में से पिछले टर्म वाले को घटाना है। तो ये फर्स्ट टर्म, इसको घटाइए, 80 में से 100 गया, माइनस का 20, 60 में से 80 गया, माइनस का 20। तो देखिए यहाँ पे घटाया, 80 में से 100 गया, इसमें से माइनस का 20 आया, माइनस का 20 पता है, ये माइनस कैसा है, नेगेटिव है ना, इसलिए यहाँ पे ले गया नेगेटिव। यानी कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे है, तो देखिए यहाँ पे 5 5 5 5। अब देखिए घटाते जाइए, 5 में से 5 क्या, जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। हर एक के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये एपी में है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई एपी में, अगर आपको चेक करना है कि एपी में कोई टर्म है या फिर नहीं, कोई सीक्वेंस एपी में है या फिर नहीं, तो आपको क्या करना है, उसको दो कंसेक्यूटिव टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, डिफरेंस उसका निकाल लेना है। और अगर डिफरेंस दोनों समान हो गया तो वो एपी में होगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं मान लीजिए ऐसा कुछ देता हूँ आपको, 2 3, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया। अब मैं इसको घटाता हूँ, 3 में से 2 गया 1 और 7 में से 3 गया 4। क्या ये बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 है, या तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था या यहाँ पे 4। तो ये एपी में नहीं है। क्यों एपी में नहीं, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, बदल गया, चेंज हो गया, है ना। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे इसमें। तो अब मैं आ रहा हूँ मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग चैप्टर के बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस इतना सा बात अगर आपको समझ में आ जाता है ना बच्चों, क्या मज़ा ही आ जाएगा। और मैं तो हूँ ही समझा दूंगा आपको, तो मेरे रहते हुए आपको टेंशन तो बिल्कुल है लेना नहीं है। चलिए शुरू करें। देखिए बच्चों, मैंने एक एपी लिया है, पहले चेक कीजिए कि क्या ये एपी में है। तो एपी में चेक करने का तरीका क्या बताया मैंने कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को दो कंसेक्यूटिव टर्म को घटा के देख लेना था। 13 में से 13 में से 10 जाएगा तो कितना, यहाँ पे 3, 16 में से 13 जाएगा, यहाँ पे भी 3, 19 में से 16 यहाँ पे भी 3, यानी कि ये एपी में है। बस दो कंसेक्यूटिव टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है और चेक कर लेना है, ये एपी में है, बिल्कुल ठीक है, मैंने एपी लिया भी है। अब इसको कहते क्या है, एक एक चीज़ को वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यार से देखिए, ये पहला टर्म, इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, ए से, ठीक है। ये दूसरा टर्म, अच्छा डी कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू आता है, जैसे 13 में से 10 किया, यहाँ पे 13 में से 10 अगर यहाँ पे 3, यहाँ पे भी क्या आ रहा था 3, यहाँ पे भी 3, सब में 3, सब में 3, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3। यही डिसाइड करता है कि आपका ये कोई भी सीक्वेंस एपी में होगा या फिर नहीं। कौन, कॉमन डिफरेंस। ये अगर गड़बड़ा गया, ये अगर डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 3 मान लीजिए कहीं पे 4 आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता तो ये एपी में नहीं होता। तो इसका इक्वल होना, कांस्टेंट होना जरूरी है। यही डिसाइड करेगा कि कोई एपी में होगा या फिर नहीं। तो इसका तो कन्फ्यूजन क्लियर होगा। यहाँ पे बताइए डी का वैल्यू कितना 3, मैंने लिख दिया 3। अच्छा बच्चों, इस दोनों को समझना ज़्यादा जरूरी है। एन नंबर ऑफ टर्म, सिंपल सा बात है, कितना टर्म है इसमें बताइए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हो गए। अब nth टर्म क्या होता है, तो nth टर्म मतलब इस एपी में तो nth टर्म का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें अंतर है। इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। nth को बच्चे ये लिख देते हैं, nth को कभी कभी ये लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी को आपको समझना। नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है कि टोटल उसमें कितने टर्म हैं, टोटल इसमें कितने टर्म है। तो इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए मैं और देता 28, मान लीजिए मैं देता था इस तरीके से देता, तो बताइए इसमें टोटल टर्म कितना हो जाता। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल टर्म हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाता 8। और उस सिचुएशन में an का वैल्यू चेंज हो जाता, फिर an का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता 31। क्लियर है, समझ में आया। तो n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म है, और an होता है हमारा nth टर्म, उस टर्म का वैल्यू कितना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए n का वैल्यू तो 8 है, लेकिन an का वैल्यू कितना है, तो 31 है। बात समझ में आ रहा है। बस ये दोनों टॉपिक को आपको समझना था, और बस इतना ही था, इतना ही है एपी में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एकदम आराम से। तो क्वेश्चन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बच्चों, कुछ टॉपिक और मैं बता ही देता हूँ यहीं पे, ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनाते समय हमको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं A1 को यहाँ पे हम लोग A से ही जानेंगे। तो इसको मैंने बोलिए A, इसको बोलिए A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये क्या हो जाएगा बताइए A5, ये A6, A7, A8 बोलिए, AN बोलिए, क्योंकि लास्ट में इसका 31 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना आपको। यहाँ पे देखिए A का वैल्यू कितना है हमारे पास, A का वैल्यू हमारे पास 3, वेरी गुड, कोई बात नहीं, सॉरी 3 नहीं है, A का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। A2 का वैल्यू कितना है 13, A3 का वैल्यू कितना है बताइए 16। अब बोलिए सर ये क्या कर रहे हैं, अभी मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ उस फार्मूला का यूज़ क्या है एक टॉपिक को। अगर बच्चों देखिए A2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस D, बताइए यहाँ पे D का मान कितना है, D का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है ना। चलिए, तो क्या हम A2 को A प्लस D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए A का वैल्यू कितना है 10 और प्लस 3, ठीक है, समझ में आया। A का वैल्यू है 10, देखिए यहाँ पे 10 और D का वैल्यू कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आप A3 का वैल्यू A प्लस 2D, आपको अगर आपको D पता है A पता है तो आप A3 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है हमारे पास A का वैल्यू क्या है 10 है, प्लस 2, D का वैल्यू देखिए कितना 3 है, 3 मल्टीप्लाई, तो 10 10 प्लस 6 कितना हो गया 16 आ गया ना, 16 आ गया ना, है ना। यानी कि A3 को क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 2D लिखा जा सकता है। उसी तरीके से बताइए A4 को हम लोग क्या लिखेंगे, A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3D, क्या आ जाएगा A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो A का वैल्यू तो 10 है, 3 तो ऐसे ही आ जाएगा। D का वैल्यू कितना है हमारे पास, D का वैल्यू हमारे पास अगेन 3 है, तो 10 प्लस 3 3 9, ये 19 आ गया। तो देखिए A4 का वैल्यू कितना आ गया 19, देखिए A4 फर्स्ट 2 सेकंड 4 टर्म 19 आ गया। कैसे आया, तो A प्लस 3D करके, यानी कि हर एक टर्म को A4 को हम लोग A प्लस 3D। उसी तरीके से आप बताइए कि A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस, बताइए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे एक टर्म कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4D। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको A6 निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं, A प्लस क्या आ जाता है बताइए A प्लस 5 है ना, तो यहाँ पे एक टर्म घट जाएगा 6D। क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी, बहुत अच्छा। बताइए A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस बताइए 6D। इसी तरीके से A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे बताइए AN को क्या लिखा जा सकता है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे A प्लस ND, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। क्यों गलत, यहाँ पे देखिए n-1 इंटू D होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि देखिए यहाँ पे आपको एक टर्म कम लेना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7 है, यानी कि 8 में से 8 में से 1 घटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे A7 कैसे होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट किए होंगे 8, मान लीजिए एक 9 है, सपोज मैंने यहाँ पे A9 लिखता हूँ, ठीक है। तो A9 को कैसे लिखा था, A प्लस
9 - 1 × d लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। रुकिए मैं आपको एकदम डॉट क्लियर कर देता हूँ। A9 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, उसी तरीके से AN को क्या लिखा जा सकता है, तो AN को A + 9 की जगह क्या होगा, N - 1 × T। तो ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। हो सकता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका ज़रूरत पड़े, या फिर नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में इसका धड़ल्ले से यूज़ करेंगे। और एक बार मैं वहाँ पे फिर से आपको रिकैप करवा दूंगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को आपको ये था बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इस AP का बिल्कुल बेसिक मैंने इतना अच्छा से बता दिया आपको कि इस टॉपिक को आप लोग 2 से 3 बार देखिए, और उसके बाद पहला एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज आपका चुटकियों में हल होगा। कैसे? चुटकियों में हल होगा, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ही था। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, और आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो